स्लम एरियाज़ में जाके मैंने देखा कि माएँ तो काम पे चली जाती हैं, बर्तन मांजने, बाप रंगसाजों के बच्चे या वो अपना और बच्चे गलियों में खेलते रहते बिल्कुल हैं कि मैंने किस तरह बच्चे सारे इकट्ठे करो, मैं एक स्कूल खोलती हूँ। शौकत अजीज़ साहब, मैं नाम लेके बोलती हूँ, कि लोगों को आटे लेने की लाइनों में लगा के तो खुद बैग पकड़ो और तुर्की निकल गए या जहाँ भी निकल गए। जो आप नार्कोटिक्स की कमेटी में बैठती हैं तो वहाँ पे आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? अल्लाह भला करे, 35 साल जो गवर्नमेंट का हुकूमत कर गए हैं, ये जो चरसी अफीमी पैदा कर गए हैं और ख़ुद ही प्रोवाइड करते थे और ख़ुद ही करोड़ों की जायदादें बना के खुद बाहर जाके बैठ गए और आवाम को चर्च और नशे पे लगा गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क साहब ने मरीख के सफ़र छोड़ दिए हैं, टेस्ला छोड़ दिया और पीपल्स पार्टी की आगे कमान संभाल ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा नीलम हयात मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाई प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें बताएं कि आपका जो तालीमी सफ़र है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ और कहाँ तक पहुँचाया आपने उसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। तालीमी सफ़र का आगाज़ जैसे बचपन में सब लोगों का होता है, आपका भी हुआ होगा, मेरा भी इसी तरह आगाज़ हुआ बचपन में। तो बिल्कुल इनिशियल जो था वो, क्योंकि हमारे फादर उसमें गवर्नमेंट सर्विस में होते थे तो पोस्टिंग्स बड़ी होती थी, तो कभी किसी स्कूल में कभी किसी में। लेकिन फिर जो बाकायदा स्कूलिंग हुई क्लास 6 से कह लें 5 में, तो वो हमने 9th क्लास तक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल समनाबाद। ठीक है, समनाबाद। हाँ, तब गवर्नमेंट स्कूल्स का मेयार वो नहीं होता था। आज हमारे गवर्नर थे तो उनकी मिसेस भी मेरी क्लास फेलो थी। अच्छा। तो ये नहीं, पहले गवर्नर एक और थे। ठीक ठीक ठीक। तो यानी इस तरह की सेक्रेटरी लेवल की भी मेरी बड़ी जो फ्रेंड भी बड़े बड़े नाम निकले उस स्कूल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्कूल बड़े अच्छे होते थे। उस दौरान भी मुझे 1-2 दफ़ा कहीं और पोस्टिंग के सिलसिले में दाखिल होना पड़ा। तो बस स्कूलिंग के बाद फिर कॉलेज, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, LCW। जी ठीक है, वहाँ से आपने इंटर किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर हाँ, आपने ग्रेजुएशन और जो आपका मास्टर है उसमें एक गैप लिया, काफ़ी गैप लिया, 24 साल का 24 साल का गैप लिया। तो ये ख्याल कैसे आया दोबारा पढ़ने का? या ख्याल पहले ही था मसरूफियत की वजह से? पढ़ाई का शौक़ बड़ा था। जिन दिनों मेरी शादी तय हो रही थी उन दिनों में मास्टर्स ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में प्राइवेटली, क्योंकि फादर ने कहा कि नहीं बस यहीं तक पढ़ाना है, अगर आप पढ़ना है तो घर में बैठ के पढ़ो। ठीक है। उस ज़माने में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी। घर में तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर शादी हो गई तो उसके बाद बच्चे बड़े हुए। तो ये जो ख्याल आया, ये बच्चे सारे बाहर पढ़ने गए हुए थे, बेटी की शादी हो गई तो हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो मैंने फिर ये 2007 से 2009 के प्रोग्राम में कनेट कॉलेज में मैंने ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में मैंने एडमिशन लिया और ये मैंने डिग्री हासिल की। ठीक हो गया। तो आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली कनेट कॉलेज, तो उसके बाद आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की अब सिंडिकेट मेंबर हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स है लाहौर की, इसके अलावा जो लाहौर की है इसको टाइजन बोलते हैं, पाक तियाजन, ये चाइना के साथ मिलके ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है एक्चुअली। ये इसकी आप सिंडिकेट मेंबर हैं। और मुरीदके की करशी यूनिवर्सिटी जो है उसकी आप सिंडिकेट मेंबर हैं। पढ़ना किस तरह का एक्सपीरियंस है और यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर होना, ये कैसा एक्सपीरियंस? जाहिर है जी, जैसे हर खातून प्राउड फील करती है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। ख़ास तौर पे एक दफ़ा ये जो रबीउल अव्वल हुआ है, इसमें लाहौर कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट मुझे बुलाया था उन्होंने, और मुझे उस हॉल में जाके बहुत अच्छा लगा जहाँ मैं पहले एज अ स्टूडेंट में तकरीरें बड़ी शौक़ होता था करने की, स्टेज पे तकरीरें भी किया करती थी। तो वहाँ उन्होंने एज आ वो बुलाया हुआ था, काफ़ी लोगों को बुलाया उन्होंने, रोज़ नया चीफ गेस्ट होता था। तो एक दिन जब मैं गई तो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ अच्छा लगा। बाकी होम इकोनॉमिक्स में भी हम कॉलेज में देखते थे, अच्छा हो आज बोर्ड मीटिंग हो रही है, डर के रहना और बड़ा उस डिसिप्लिन। तो अब जब मैं एज आ सिंडिकेट जाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, साइड पे हो रही होती हैं, देख रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ। पढ़ाई से आपकी और भी काफ़ी सारी मंसूबियत है, आप और तरह से भी पढ़ाई को किसी न किसी तरह से लेके चलें। जैसे अब बच्चों का एक अनप्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं उनका आप स्कूल रन कर रही हैं, उसका ख्याल कहाँ से आया और उसमें क्या चीज़ें आप लोग जो हैं वो क्या फैसिलिटीज़ आप दे रही हैं? आप सारा कुछ पर्सनली कर रही हैं? जी ज़ैन, मुझे ना सोशल वर्क करने की समझे बीमारी है।
ठीक है। और ये अब से नहीं है, ये बचपन से भी, जैसे कोई ड्रामे कर रही होती थी या कोई घर में टीचर बन गए, खेलना शुरू कर दिया। तो ये शुरू से ही मुझे शौक़ था। जब शादी हुई, बच्चे तीनों जो थे वो स्कूल चले जाया करते थे, तो मैंने हस्बैंड से कहना मेरा दिल नहीं घर में लगता, तो मैंने स्कूल में मुझे जॉब करने दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जॉब नहीं करनी, आप वॉलंटरीली कहीं पढ़ाना है तो पढ़ा के घर आ जाया करें। तो वो फिर मैंने SOS विलेज जो है ये चुना, और फिर मैं SOS विलेज में सुबह आप समझें 9 बजे पहुंचती थी और 11 बजे वहाँ से चल पड़ती थी। बच्चों के आने से पहले मैं घर होती थी। तो वो मैंने काफ़ी टाइम वहाँ दिया, और वो जो बच्चे, वो SOS के बच्चे थे। वहाँ से फिर मैंने, जो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहाँ से मिला जी, तो फिर मैंने ना सोचा कि मैं क्यों ना अपने घर से ये चीज़ शुरू करूँ। तो मैंने सर्वेंट्स वगैरह के बच्चों को इकट्ठा पहले किया, गैराज में मैंने उनको ना खुद पढ़ाना शुरू किया। अपने घर में मोहल्ले के भी, मैं गैराज किनालवी में रहती थी, मैंने कहना आ जाओ मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा शौक़ और बढ़ा, तो बाहर अंदर निकलना शुरू किया। तो फिर ये जो स्लम एरिया हैं, स्लम एरियाज़ में जाके मैंने देखा कि माएँ तो काम पे चली जाती हैं, बर्तन मांजने, बाप रंगसाजों के बच्चे या वो अपना और बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं। तो मैंने फिर उनके वहाँ से 2-4 पढ़ी लिखी ख़वातीन को ढूंढा वहीं के एरिया की। मैंने किस तरह बच्चे सारे इकट्ठे करो, मैं एक स्कूल खोलती हूँ। तो ये फिर अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे थे, इन सबको मैंने इकट्ठा किया, और कई बड़े बड़े बच्चे थे, क्योंकि ये आइडिया मैंने SOS विलेज से लिया था कि वहाँ पर बच्चे तो 10-10, 12-12 साल के कई दफ़ा, बट उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। बड़े अच्छे अच्छे घरों के, मैं नाम नहीं लूँगी, 1-3 वहाँ बहन भाई तो कहीं कुक हो गया था माँ के मरने के बाद, बड़ी नाम वाली उनकी माँ थी। और बाप भी बड़े नाम वाला था। तो वो फिर मामूओं ने और ये वो घरों पे कब्ज़े कर लिए, तो वो बेचारे, बेटियां दोनों SOS में आ गई, बेटा कहीं कुक हो गया। बाप जिंदा था मगर उसने वो लेने से उन्हें इनकार किया। तो बहरहाल वो वहाँ से मैंने ये आइडिया लिया कि हर किस्म का, हर एज का बच्चा पढ़ सकता है बिल्कुल जी। तो मैंने फिर वहाँ फिर उनको कहा कि आप लोग बच्चे इकट्ठे करो। तो बच्चे फिर कई दफ़ा मेरे पास 70 भी हो जाते हैं, 100 भी हो जाता है, 150 तक बच्चे का मैंने स्कूल खोला। आपने बताया कि हर उम्र का बच्चा पढ़ सकता है, हर उम्र का बच्चा सीखना चाहिए और इस तरह की चीज़ें। हाँ, अभी आज जैसे नए एडमिशन हो रहे हैं, कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, जिस घर में स्कूल था वहाँ बंटवारा हो गया, जगह अब थोड़ी मेरे हिस्से आई है। मेरा अपना एक सेटअप था, वो मुझे किसी वजह से बेचना पड़ा बच्चों के स्कूल का। तो अब वहाँ मैंने 50 बच्चा फ़िलहाल का बिठा। अब वो आज मुझे टीचर कह रही थी, टीचर 12 साल का बच्चा है, वो कह रहे मैंने दूसरी में बैठना है। मैं कहा पढ़ाओ, कोई बात नहीं, बिठा लो। तो ये होता है कि 5वीं तक मैक्सिमम, वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहती, और सारा कुछ आप बराबरी की सतह पे एज ग्रुप से बाहर निकल के वो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, कि एक बंदे को ये ख्याल ना आए कि अगर मेरा एक पर्टिकुलर एज से ऊपर हो गया हूँ तो अब पढ़ाई वाला सिलसिला खत्म है। हाँ, तो ये कर सकते। एक चीज़ और भी आप कर रही हैं कि जो घर बैठी ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी तो आप एक सेटअप शुरू करिए, उनको भी आप सिखा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ दे रही हैं। नहीं, तो ये वो क्या? एक मैंने जैन आपको मैं बता दूं कि वो तो एक मैंने छोटा सा इंडस्ट्रियल होम खोला ही हुआ है, वहाँ 6-7 मशीनें हैं। असल में हुनरगाह के नाम से मिसेस सरवर ने आके उसका इफ्तिताह किया था। इनकी हुनरगाह की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो मैंने कहा एक ब्रांच आप इधर स्कूल में भी खोल लें मेरे। तो इफ्तिताह उन्होंने किया। फिर कई उनको जो पहली सर्टिफिकेट्स मिले थे वो गवर्नर हाउस से जाके मिले थे मेरी बच्चियों को। तो उनको तो मैं देखती हूँ, कभी 8 हो जाती हैं, कभी 10 हो जाती हैं, कभी 12 हो जाती हैं, मगर उसको मैं बढ़ा रही हूँ। जिन ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं होम बेस्ड वर्कर्स। ये होम बेस्ड वर्कर्स वो हैं जो घरों में बैठ के ये बच्चों की पोनियाँ बनाती हैं, परांदे, इस तरह की हाथ की बनी हुई चीज़ें, मोती की बनी हुई चीज़ें। और ये मिडल मैन, बिद की थैलियाँ, ये घर आके मिडल मैन इनको कपड़ा, सुई, धागा वो सब देता है। लेकिन महसूस ये किया गया कि जब इनको उजरत मिलती है तो वो नहीं मिलती जिसकी वो डिज़र्व करती। सही है। और उनकी मजबूरी ये है कि बाप, भाई, मियाँ बाहर नहीं निकलने देते, ना बर्तन मांजने जाना है तो ना कहीं काम करना है। और महंगाई आपको पता है जिस तरह, घर तो इस तरह नहीं चलते। तो वो, लेकिन जो उनकी मेहनत का पैसा है वो सारा कहाँ जा रहा है? मिडल मैन की। तो हमने असम्बली में मैंने करारदाद पेश की हुई है कि इनको आप लेबर लॉ, लेबर लॉज में बाकायदा तौर पे इसको एंटर करें। और इन ख़वातीन को ढूंढना कैसे है वो भी मैंने तरीका बताया था। अच्छा, ये क्या तरीका है, हमें भी बताएं। ये तरीका है कि देखें,
यूसीज होती हैं जो जी 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 यूनियन काउंसिल्स, यूनियन काउंसिल उनके जो हमारे इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते ठीक है, हैं, काउंसलर्स आते हैं 11 लोगों की टीम ठीक है। जो बनती है, वो अपने अपने स्ट्रीट्स बांट लें, बिल्कुल ऐसे ही। गली मोहल्लों से खवातीन ऐसी ढूंढें जो घर बैठ के काम करें, ठीक है। उनकी एक लिस्ट तैयार करें। ठीक है, 2 तरह की खवातीन हैं, एक वो जो घरों में बैठती हैं, वो और एक होम बेस्ड खेतों वर्कर्स में, कहलाती ठीक हैं। इवन हमने उनकी करारदाद भी डाली है जो फसलों में जाके फसलें काटती ठीक हैं, है, मिर्चें, चाय, इस बिल्कुल। तरह की चीज़ें जो फसलों में काम करती हैं। हमने कहा इन लोगों को भी आप लेबर लॉज में लेकर आए। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये काम हो जाता है हमारी गवर्नमेंट के हाथों तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया, बेहतरीन। तो मतलब ये है कि जिस तरह से ये दूसरे लेबर्स यानी कि मेल लेबर्स के Male वर्किंग आवर्स और वो सारी चीज़ें तय हैं और उनके एक पर्टिकुलर सैलरी पैकेज जो है वो कम से कम तय है, इसी तरह से इनकी भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनको भी नेट में लाया नेट में जाए, लाना, ठीक है, नेट में बिल्कुल लाया। बेहतरीन हो जाएगा। तो मैडम ये आपकी तलीमी सफ़र और वो हो गया आपका जो सोशल वर्क है, सियासी सफ़र जो है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, सियासत में आने का ख्याल कब आया? और पीटीआई आपने 2009 में ज्वाइन की, तो इससे पहले भी क्या सियासत कर रही थी या बस यहाँ से शुरू हुई? नहीं जी, 2009 में पहली दफ़ा ख्याल आया, पीटीआई ज्वाइन की। ठीक है। और कुछ हालात इस तरह के बने मुल्क के, आपको पता है, यानी सोचती तो मैं बड़ी देर से थी। ज्वाइनिंग तो मैंने ये दे दी थी जब ये खान साहब की पार्टी थी, लेकिन एक्टिव जिसे कहते हैं कि एक्टिव मेंबर जब शौकत अजीज़ साहब, मैं नाम लेके बोलती हूँ, कि लोगों को आटे लेने की लाइनों में लगा के तो खुद बैग पकड़ और तुर्की निकल गए या जहाँ भी निकल गए, तो हमने कहना कि ये लोग क्यों यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर और वो कमाई करें या खड़े होकर आटा लें वहाँ से। फिर पता लगा कि भी मुल्क के हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर वो लोगों ने इमरान खान की तरफ देखना शुरू किया। मैंने भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को इकट्ठा किया, हमने कहा इस पार्टी में चलते हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल आप समझें कि सोशल वर्कर में ज़रूर थी, वो भी शौकिया अपने पॉकेट से खर्च करने वाली। मैंने कभी कोई एनजीओ नहीं बनाई और मैं बस समझें कि लोगों से भी नहीं मैं लेती थी, कुछ भी नहीं। यानी आप आउट ऑफ द बॉक्स आए और वो जो मरूसी और वरासती सियासत है उसको आपने कट ऑफ एक तरफ किया और लोगों को ये भी एक मैसेज किया कि एक आम खातून भी आम खातून हूँ ना, अगर मैं सोशल वर्क करती हूँ तो मेरा शौक है। ठीक है। कोई एनजीओ नहीं है, कोई वो बड़े बड़े मैंने वो नहीं नारे नहीं मारे, कोई अखबारों में कुछ भी नहीं, बट एक काम था, वो सब लोग करते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी। तो फिर हमने देखा कि ये पार्टी जो है, जो खान साहब की हम सुनते थे अखबार की खबरें, और फिर हमने सोचा कि हम ना इसमें, मेरी दोस्तों ने कहा, कुछ ऐसी फ्रेंड्स साथ मिल गई, उन्होंने कहा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि तुम कहीं भी जाओगी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बट हमने अभी मेंबर नहीं बनना। अच्छा। बाद में वो बनी मेंबर। ठीक है। अभी भी सपोर्टर्स हैं। तो इस तरह करके मैं फिर पीटीआई में आई। लेकिन आपने बड़ी जगह जल्दी 2009 में आप एंटर हुई हैं, 2012 में आप जनरल सेक्रेटरी हो गई उनकी वुमेन विंग की, और 2013 में आप वो इलेक्शन जो होता है इंट्रा पार्टी होता है वो जीत के आप सदर भी बन गई वुमेन विंग लाहौर की, और वो इतना मैंने स्कोर किया कि कोई बीट भी नहीं कर सकता। बीट भी नहीं कर सकता। हाँ। तो ये 4 सालों में पहले से कुछ सोचा हुआ था या खुद ब खुद वो विद द फ्लो होता गया? देखिए, जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है, अप्रिशिएट करने वाले लोग मिलते हैं, अल्लाह बख्शे सलोनी बुखारी हमारी पंजाब की प्रेसिडेंट होती थी, उनकी डेथ हो गई, वो बड़ा अच्छे तरीके से हमें लेकर चलती। ठीक है। उसके बाद जो नौशीन हामिद मिराज आई, वो भी अभी भी वो पाकिस्तान की हैं। तो असल में जब लोग देखते हैं ना कि ये हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो वर्कर्स हैं ये काम कर रहे हैं, तो ये पीटीआई की मरूसी जमात तो नहीं थी ना कि वो अपने लोगों को आगे करते हैं या अपने, यहाँ तो शुरू ही से यही देखा गया कि काम कौन करता है। ठीक है। तो फिर उन लोगों को उन्होंने आगे किया। मैं क्योंकि काम करती थी और मेरे घर में 6 अक्टूबर 2011 को खान साहब जो कॉर्नर मीटिंग्स 11 अक्टूबर 2011 के जलसे की तैयारी नहीं हो रही थी, वो जो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा था, उस पे पार्टी एकदम ऊपर गई थी। तो उस सिलसिले में खान साहब कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे पूरे पंजाब में। सही है। तो वो जब डिफेंस की कैंट की मीटिंग हुई वो मेरे घर पे हुई। खान साहब मेरे घर आए 6 अक्टूबर 2011 को। तो उसमें फिर उनको भी पता चला कि ये सारा, मैं शुरू में सबसे पहले मैं डिफेंस की प्रेसिडेंट आई थी। ठीक है। उसके बाद फिर वो काम को देखते हुए जनरल सेक्रेटरी लाहौर,
ठीक है, बट बोथ पोजीशन वर सिलेक्टेड पोजीशंस। ठीक है, और उसके बाद जो इलेक्शन जीत कर आई वो 2013 में पे जब पार्टी का पहला इलेक्शन, ठीक है, और वो ऐसे खान साहब ने कंडक्ट करवाया जैसे जनरल इलेक्शन करवाते हैं। आपको भी पता है जो ट्रांसपेरेंट पूरे अंदाज में, जैसे ट्रांसपेरेंट भी और काफ़ी झगड़े वगड़े भी। और वरना आम पार्टियों में ये होता है कि एक कमरे में आप कैंडिडेट्स 3-4 बिठा देते हैं और इधर आप कोई 25-30 लोगों को बिठा देते हैं और कहते हैं जी इन चारों में से चुन लो, और उन 25 को बताया होता है कि किसको चुनना है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा वोटिंग हुई, ठीक है। तो हम लोग 5-6 लाहौर की कैंडिडेट्स थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए और ये हमें पूरे लाहौर ने वोट किया था। ठीक हो गया। पूरे लाहौर के जो इस पे डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल के जो पहले यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, तो उन सब ने ये नहीं वोट फिर किया। मैडम इसके बाद आप मेंबर ह्यूमन राइट्स कमेटी भी रही मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, ठीक है, और एक आप हैं एंटी नारकोटिक्स की मेंबर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नौजवान हैं जो पढ़ाई की तरफ नहीं जाते या पढ़ाई किसी तरह से उनकी छूट जाती है, तो वो नारकोटिक्स और सिगरेट नोशी और इस तरह के कामों की तरफ जाते हैं, तो जो आप नारकोटिक्स की कमेटी में बैठती हैं तो वहाँ पे आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कौन से ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि आपको लगता है कि हम आगे जाके इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बच सकते हैं और हमारी जो यूथ है वो कुछ पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकती है? देखें, ये जितने अदारों के आपने नाम लिए, इसके अलावा और भी अदारे हैं जिनकी मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ और जिनकी मैं यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट मेंबर भी हूँ। लेकिन ये जो आपने ख़ास तौर पे 2 अदारों का ह्यूमन राइट्स की ज़रूर मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की हैं, फंडिंग भी हुई थी। वो बाद में पता लगा कि नहीं, वो किसी और उसमें वो उसको मर्ज कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स पे जो भी काम हो रहा है फेडरल लेवल पे हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो एंटी नारकोटिक्स की जो मुझे मेंबर बनाया गया है, 2 MPs इसमें होते हैं, इसकी आई एम सॉरी टू से कि अभी तक एक मीटिंग भी नहीं हुई। अच्छा, मीटिंग ही नहीं हुई। लेकिन हमारे पंजाब के लोगों ने, जिसके हेड फवाद रसूल भुल्लर हैं, इन्होंने एक ऐसी टीम बना दी पूरे पंजाब में, जैसे एंटी नारकोटिक्स की टीम में मेरे साथ गवर्नर साहब के भाई रमज़ान साहब हैं, चेयरमैन वो हैं, उसके बाद 2 हम MP मेंबर्स हैं। तो उन्होंने फिर रमज़ान साहब से बात की कि इस तरह महकमा तो नहीं, अभी कोई ना कोई बोर्ड मीटिंग ना कुछ, तो हम लोग प्राइवेटली तौर पे, तो उन्होंने पूरे पंजाब में इसकी टीमें बनाई और वो काम कर रहे हैं। मैं कहूँ वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं भी, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लें तो आप तो हल्की सी बात करके चुप कर गए हैं ना कि नौजवान ये नहीं, बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है। जी ऑफ कोर्स, बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है। और मैं बेशक गवर्नमेंट में हूँ, मैं अपनी ही गवर्नमेंट को कहती हूँ कि अगर इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई, एंटी नारकोटिक्स के महकमे को भी चेक किया जाए, अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो बहुत बिगाड़ पैदा और बहुत हद तक हो चुका है। हमारे जो सिगरेट नोशी की तरफ बुरी तरह, ये जो अब्बासी साहब भी पकड़े रखे, ये अल्लाह ताला भला करे। हम तो, हमारी माँ तो अल्लाह बख्शे कहा करती थी, कोई बुरा काम भी करे तो उसको बोलो अल्लाह तुम्हारा भला करे। अल्लाह भला करे। 35 साल जो गवर्नमेंट का हुकूमत कर गए हैं और आवाम को क्या दे कर गए हैं सबको पता है। ये जो चरसी अफीमी पैदा कर गए हैं और ख़ुद ही प्रोवाइड करते थे और ख़ुद ही करोड़ों की जदादे बना के खुद बाहर जाके बैठ गए और आवाम को चर्च और नशे पे लगा गए। क्या करें? थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। जी, ये आपकी दूसरी शादी हुई अभी, इसको कितनी देर होगी दूसरी शादी को? अभी नहीं हुई जी। वही मतलब मैंने आपको कहा तो था कि बेटे के बारे में नहीं पूछना, लेकिन अब आपने बात की बेटे के बारे में नहीं तो उसकी वजह हुई ना। अच्छा, उसकी वजह हुई ना। जो हस्बैंड थे वो लम्स के पायनियर्स में से थे। अच्छा, एक्स हस्बैंड। अच्छा, 2005 में उनकी मोहम्मद अशरफ, सडन डेथ हुई। ठीक है, सडन 5 दिन में डेथ हुई। एक बेटा अमेरिका पढ़ रहा था, एक कनाडा, चिसोनियन था छोटा, वो छोड़ छाड़ के वापस आ गया। ठीक है, उसने आके हमारी 100 एकड़ ज़मीन थी प्राइम लोकेशन पे, वो संभाली। माफिया पीछे लगा, ज़मीनें मैंने बेची, उसको मैंने इंग्लैंड पढ़ने भेजा। वेल्स यूनिवर्सिटी से वो 4 साल की डिग्री लेकर आया लॉ की। लॉ की जब डिग्री लेकर आया तो उसके पीछे माफिया लग गया, क्योंकि जो मैंने ज़मीन बेची वो ही करता धरता, उसी को बनाया। बड़े बेटे को भी अमेरिका में मैंने उसका शेयर दे दिया, बेटी को भी मैंने घर बना दिया, बेटी की शादी हुई है, 3 मेरी नवासी हैं। लेकिन वो जो मेरा छोटा बेटा था उसके पीछे जो माफिया लगा, बहाने से एक दफ़ा डेरे पे बुलाया, 2014 की बात है। अच्छा, उसका मर्डर किया। खान साहब भी आए थे।
खैर उन्होंने उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश की, दूसरे लोगों ने जिन्होंने मारा। अब यहाँ तक देख लें कि जो पुलिस ऑफिसर था वो सुबह के वक्त उनको जेल में बंद रखता था, शाम शाम में उनको छोड़ देता था। अच्छा। दोनों वो घर ठीक। जाके सोते थे। हमारे मुल्क का ये हाल। हम्म, 3 इन्वेस्टिगेशंस में चेंज करा सकती थी। तीनों ऑफिसर्स जो चेंज हुए, बस अल्लाह ही भला करे जो हमारे यहाँ पे हाल था, पुलिस का हाल था। तो उसके बाद फिर ज़्यादा पड़ता था अदालत में। तो अदालत में मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने फिर अपना केस वापस लिया। तो उनको अल्लाह पे मामला छोड़ा। और ये कोई बात है 2014 में उसकी डेथ हुई है, तो 2016 में फिर ये हयात मलिक साहब जो है मेरे हस्बैंड, इनकी वाइफ को फौत हुए 3-4 साल हो गए। ठीक है। तो इनके भी 2 बच्चे हैं शादीशुदा। फिर मैंने इनसे निकाह किया, क्योंकि जब बच्चा भी ना रहा, मियाँ भी ना रहा, तो लोग कहते थे पीटीआई छोड़ो, घर बैठो। आप समझे कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है, इसलिए आपने शादी भी की। हाँ, 2018 फिर इलेक्शन हुए और फिर ये मैं एमपीए बनी, और इन्हीं की वजह से बनी, अपने मियाँ की वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर सपोर्ट की वजह से। बहुत सपोर्ट मिली मुझे, आपको सपोर्ट ना बहुत सपोर्ट मिली। और वरना कोई रिलेटिव कहता था इधर हमारे पास आओ, कोई कहता था इधर हमारे पास आके रहो, अकेली कैसे रहोगी, ये और वो। आगे तो बेटा तो ये वाले मसाइल आपके हल हो गए इस तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फिर सियासत में बहुत अच्छे इंसान, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। तो इस तरह ये सब। जी सर। लेकिन मैडम आपने दूसरी शादी की और आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथली लाइफ गुजार रही हैं, और आप समझ रही हैं कि ये ज़्यादा बेहतर हुआ आपके लिए, पॉलिटिकल कैरियर और बाकी सारी कैरियर। लेकिन हमारे यहाँ जो डाइवोर्स्ड मर्द हैं वो तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जो डाइवोर्स्ड ख़वातीन होती हैं या जिनके जो खाविंद हैं, हाँ विडोज़ होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होते, बड़े मसाइल होते हैं। जैसे आप कह रही हैं कुछ अरसा जब आप अकेले रहे तो हर तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई कि इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। तो जो ख़वातीन कुछ करना चाहती हैं, वो डाइवोर्स्ड हैं या विडोज़ हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम ये देना चाहूँगी कि ये कोई बुरा काम नहीं है। बिल्कुल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी अगर देखें, उनकी बेटियों की ज़िंदगी भी देखें, 2-2, 3-3 निकाह उनकी बेटियों के भी हुए, तो कोई वजह होती थी, ये होता था। और ये कोई इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है। ये कोई खुदा ना खास्ता उम्रें ये होती हैं कि आप अय्याशी के लिए तो कर नहीं रही होते, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है आपको। तो बल्कि यंग बच्चियाँ भी हों और अगर एजिड हों, यंग तो थोड़ा सा मैं उनको इसलिए थोड़ा सा कहती हूँ कि बच्चे छोटे होते हैं, और कई दफ़ा मर्दों के लिए भी ये मैसेज है कि अपने तो 6 बच्चों को लेके जाके कहेंगे कि जी दूसरी बीवी आए तो ये मेरे 6 बच्चे भी देखें। और मेरी आंखों देखी मिसाल है कि यंग बच्चियां अगर विडो हो जाती हैं तो जहाँ उनकी शादी हो रही होती है वो बंदे कहते हैं तो बच्चे साथ लाएगी या पीछे छोड़ के आएगी। वो तो मेल सेंट्रिक हम है ना, तो हाँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जी, आपको पता है। तो इस बात से फिर बच्चियां डर भी जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर बड़ी उम्र की खातून है और उसको पता है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, रिश्तेदार वो बुरा हाल करते हैं, माशरा, और अगर वो कर भी ले कोई ऐसी हरकत, निकाह वगैरह, तो ताने मार मार के, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। शरा के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ठीक है। आदमी अगर बेवा हो जाए या उसकी बीवी मर जाए तो वो 3 शादियां भी कर ले, चाहे उसको हलाल है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, वो तो जिंदा में भी और अगर बिल्कुल जिंदा पे भी ले आते हैं, ठीक है। हाँ, एक बीवी के होते आप खामखाई दूसरी उस खातून के लिए मैसेज है कि अगर बीवी ज़िंदा है और आप जाके उस बंदे से शादी कर रही हैं तो वो बड़ी गलत बात है कि वो औरत का घर ख़राब कर रही है। लेकिन अगर खामन जो है उसका जो होने वाला उसकी बीवी नहीं है, फौत हो गई और या फिर वो डिवोर्सी है, तो फिर कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो और मैडम इन जैसी बहुत सी ख़वातीन के लिए मिसाल भी हैं कि जो ख़ुद की ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी के ख़त्म होने के साथ ख़त्म कर देती है, या वो समझती हैं कि अब अगर मैं कोई अपनी लाइफ के लिए कुछ स्टेप लूँगी तो लोग क्या कहेंगे। तो वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर लोग जो कहेंगे वो आप कहना शुरू हो जाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो मैडम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी ज़रूर। तो अगला सेगमेंट है पसंदीदा। इसमें हम आपकी मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। जी तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। पसंदीदा नाम?
नाम, पसंदीदा नाम आपका? हयात। हयात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जगह? लाहौर। लाहौर सबसे ज़्यादा। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, जी। ये किसी और से, ये हयात साहब से मोहब्बत? नहीं, हयात तो खुशाब से है। अच्छा, खुशाब। बट मुझे लाहौर अच्छा लगता अच्छा, है, ठीक। देखे ना। खाना? खाना मुझे शलजम गोश्त बहुत पसंद है सर्दियों में। सर्दियों में? और गर्मियों में? भुना हुआ गोश्त। अच्छा, गोश्त ज़रूर होना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन वेजिटेरियन नहीं हूँ। ठीक है। खेल? क्रिकेट। क्रिकेट। खान साहब इसी वजह से पसंद है? नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो बड़े फैन हुआ करते अच्छा, हैं। अच्छा। मैं सिर्फ खान साहब को सियासत की वजह से पसंद सियासत। करती हूँ। वो फिल्म? हीरो है, वर्ल्ड कप बिल्कुल। जीत के दिया था, कोई शक नहीं है इसमें। पसंदीदा फिल्म? बचपन में देखा करते थे जी, अब पुरानी मूवी सारी अच्छी लगती हैं। कोई एक नाम याद हो किसी का? पाकिस्तानी मूवी कोई भी, ज़ेबा मोहम्मद अली की हो, मैं छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, ठीक। एक्टर? अरमान मूवी मुझे बहुत अच्छी अरमान, लगती है। ठीक है। जी। एक्टर, पसंदीदा एक्टर? ज़ेबा। सेबा, क्या, ठीक है जी। मशगला? मशगला जो है वो यानी जब थोड़ी सी फारिग होती हूँ बुक शुक्स पढ़ लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा फाउंड नहीं हूँ। और नहीं? हाँ, ठीक है। इस्लामिक बुक्स 2-3 रखी हुई हैं, बख्तियार काकी और इस तरह की वो। ठीक है, वही मैं पूछने लगा। अगला सवाल ये है कि पसंदीदा किताब आपकी कौन सी? हाँ, बस कोई भी इस्लामिक बुक को उठा इस्लामिक के बुक पढ़ आपको? लेती हूँ। ठीक है। पसंदीदा सियासतदान? उनको हम सियासतदान कहेंगे। आजकल के ज़माने में तो खान साहब, वैसे अयूब खान। अयूब खान साहब आपको पसंद है? ठीक है। बेनज़ीर भी मुझे बहुत पसंद है। बेनज़ीर भी पसंद है। हाँ। ठीक है। प्रोफेशन, मौजूदा के अलावा अगर कोई प्रोफेशन इख्तियार करना पड़े तो वो कौन सा? लेक्चरशिप। लेक्चरशिप, पढ़ाना आपको पसंद है? ठीक है मैडम, ये सेगमेंट खत्म हुआ, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? मुश्किल हो सकती है। 2 और 2 4 होते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं होते, 6-7 होते हैं। दोपहर के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं? जी। ब्रेकफास्ट है, हाँ, हम उठते ही दोपहर में हैं तो फिर ब्रेकफास्ट ही होगा। अच्छा, हुकूमत करप्शन पर भी सब्सिडी दे रही है? जी। अच्छा, दे रही है। मैंने आटा चीनी की तो सुनी थी ये भी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैस पर चलती है? जी। अच्छा, ठीक है। वो फिर वो अभी तो तक मैं सही जा रही हूँ। जी आप बेहतरीन जा रहे हैं। एमपीए का काम सड़कें पक्की करवाना होता है? हाँ। अच्छा, तो कानून जो है वो पंजाब पुलिस बनवाएगी फिर अगर एमपीए सड़कें बस बना। अच्छा, लोग बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान नौकरियों की तलाश में आ रहे हैं? जी हाँ। आ रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म है? जी हाँ। अच्छा, ये मुश्किल नहीं हो जाएगी पाकिस्तानी के लिए? यूएस एड्स को ख़त्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आसानी होगी। अच्छा मैडम, ये सेगमेंट खत्म हुआ। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले का था। इसी तरह से तीसरे सवाल का जवाब वो जो दूसरे का था। मैडम तैयार हैं आप? जी, कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। अच्छा मैडम, नून लीग के सदर कौन है? स्किप। नैब के चेयरमैन कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब ने नैब की चेयरमैन थी, वो खुद बच रहे हैं बेचारे नैब के केसेस से। अच्छा, बैरिया टाउन के मालिक कौन है? जावेद इकबाल। अच्छा, नैब में इतनी कमाई है कि आप बैरिया टाउन खरीद लें। जमात इस्लामी के अमीर कौन है? मलक रियाज। अच्छा, वो वैसे अमीर हैं, जमात इस्लामी के अमीर नहीं हो। अच्छा, दुनिया के अमीर तरीन आदमी कौन है? सिराजुल हक। सिराजुल हक साहब दुनिया के अमीर तरीन आदमी हो गए। ठीक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क साहब ने मरीख के सफ़र छोड़ दिए हैं, टेस्ला छोड़ दिया और पीपल्स पार्टी की आगे कमान संभाल ली। मुश्किल हो गया। अब पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर अंदाज में चलेगी, या फिर ये हुकूमत लेके मरीख पे चले जाएं। तुर्की के सदर कौन है? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो साहब। तैयब अर्दोगान साहब से ये मसाइल हल नहीं हो रहे तो उन्होंने बिलावल को यहाँ से बुलाया कि आप सदारत देखें। वज़ीर आला पंजाब कौन है? तैयब अर्दोगान। तैयब अर्दोगान साहब जो हैं वो पंजाब की आके कमान संभाल रहे हैं, हमारे मसाइल देख रहे हैं। ठीक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कौन है? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब।
वज़ीर इत्तलात पंजाब हो गए, तो इतना वो बोलना शुरू हो गए हैं कि वो वज़ीर इत्तलात की। चले मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी नीलम हयात मलिक साहिबा, जो कि ना सिर्फ सियासी ख़वातीन बल्कि घरेलू ख़वातीन के लिए भी एक मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल हमें बताई, अपने घर की अपनी ज़ाती स्ट्रगल बताई, किस तरह से वो पॉलिटिक्स में आई, कितना मुश्किल होता है चीज़ों को लेके चलना, और कितने अच्छे से उन्होंने ये सारे मसाइल को टैकल किया और एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आई। अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।